चलिए आज देखते हैं आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अभी ये राइट हमें क्या देता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मान लीजिए कि सिर्फ सिर्फ डिक्लेयर कर दिया गया कि आपको फंडामेंटल राइट्स मिलता है, ठीक है। तो जब तक उसको फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए हम एक इफेक्टिव मशीनरी नहीं बनाएंगे, तब तक जो डिक्लेरेशन है फंडामेंटल राइट्स का कॉन्स्टिट्यूशन में, वो मीनिंगलेस है, यूजलेस है एंड वर्थलेस है, किसी काम का नहीं है जब तक उसको इन्फोर्स करने के लिए हमारे पास कोई इफेक्टिव मशीनरी ना हो, जब जब उसका वायलेशन हो रहा हो। तो आर्टिकल 32 हमें देता है राइट टू रेमेडी, मतलब ये हमें इस प्रॉब्लम का उपचार, सॉल्यूशन प्रदान करता है कि यदि कोई यदि कोई नागरिक हमारा पीड़ित है, एग्रीव्ड सिटीजन है और उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, तो उसको इन्फोर्स कराने के लिए हमारे पास जो इलाज है उसी को कहते हैं राइट टू रेमेडीज, और वो देता है आर्टिकल 32। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का जो राइट है, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, वो खुद में ही एक फंडामेंटल राइट है। तो हम चाहते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन हो, और फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन खुद एक फंडामेंटल राइट के द्वारा हमें मिलता है, वही है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इससे जो है फंडामेंटल राइट्स रियल बनता है, असली बनता है, वास्तविकता आती है इसमें। ये सिर्फ बोलने वाली बात नहीं बच जाती है, यह एक इफेक्टिव मशीनरी की तरह काम करती है और वायलेशन पे फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करवाती है। और इसी वजह से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 32 के बारे में कहा है कि यह आर्टिकल हमारे संविधान का सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। और यह भी कहा है कि इस आर्टिकल के बिना हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह शून्य है, जीरो है, क्योंकि आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है, उसकी आत्मा है, और यही कॉन्स्टिट्यूशन का दिल भी है, हार्ट भी है। और इसी विषय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 32 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है, यह हमारे संविधान का प्रमुख बुनियाद है, ढांचा है, प्रमुख ढांचा, ठीक है। इसलिए जो मेन ढांचा होता है, जो बेसिक फीचर होता है, उसको अलग नहीं किया जा सकता, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। और इस केस में जो है आर्टिकल 32 के केस में इसे अमेंडमेंट के द्वारा भी इसके साथ कोई तोड़-फोड़ या इसको अलग करने का कोई भी काम नहीं किया जा सकता है। तो आर्टिकल 32 में इसके लिए 4 प्रावधान हैं। देयर आर 4 प्रोविजंस। पहला कि हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये हमारा अधिकार है ना। एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स के द्वारा हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हम अपने फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करवा सकते हैं यदि उसका वायलेशन हो रहा है, और ये हमें गारंटीड है, इसका गारंटी दिया गया है हमें। सुप्रीम कोर्ट दूसरा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स कराने के लिए डायरेक्शंस दे सकती है, दिशा निर्देश, ऑर्डर्स दे सकती है, आदेश, और रिट्स जारी कर सकती है, प्रादेश कहते हैं इसको, ठीक है। तो जो रिट्स इशू करती है सुप्रीम कोर्ट, वो है जैसे हेबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सेट्यूरारी, क्यू वारंटो, ये जो है 6 रिट्स, 5 रिट्स जो है सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकती है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और क्या है, पार्लियामेंट जो है वो किसी अन्य कोर्ट को भी एम्पावर कर सकती है कि आप डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और रिट्स सभी प्रकार के जारी कर सकते हैं। और ये जो एनी अदर कोर्ट्स
को जो पावर देती है पार्लियामेंट, डायरेक्शन, ऑर्डर्स और रिट्स, सभी प्रकार के रिट्स जारी करने का, तो इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता है सुप्रीम कोर्ट के पावर्स पे, जो अभी हम लोग ऊपर पढ़े, है ना? तो उस पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और एनी अदर कोर्ट में हाई कोर्ट्स इंक्लूडेड नहीं है, हाई कोर्ट्स के अलावा, और सुप्रीम कोर्ट को भी आप मान सकते हैं कि वो भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा कोई अदर कोर्ट को भी पार्लियामेंट पावर कर सकती है, पावर दे सकती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हाई कोर्ट को भी अलग से ये पावर दिया हुआ है, हाई कोर्ट को ये पावर दिया हुआ है अंडर आर्टिकल 226। तो राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट, इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है सिवाय तब जब कि इसका कोई सस्पेंशन का कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रावधान ना हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो सस्पेंड कर सकते हैं इस अधिकार को, दैट इज राइट टू मूव एनी कोर्ट, है ना, फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। और वो कब कर सकते हैं? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी। और ये पावर प्रेसिडेंट को मिलता है आर्टिकल 359 के द्वारा। अब सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हमारे फंडामेंटल राइट्स के मामले में एक समझिए डिफेंडर है और गारंटर है। कहते हैं आप गारंटर लेके आइए, तो यह सुप्रीम कोर्ट जो है गारंटर है फंडामेंटल राइट्स का, कि भाई हम आपको देंगे, फंडामेंटल राइट्स देंगे, उसको वायलेट होने नहीं देंगे। वो डिफेंड भी करेगा आपकी तरफ से और आपको गारंटी भी देगा कि आपको फंडामेंटल राइट्स आप इंजॉय कर सकें। ठीक है? तो इस केस में इस चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है, इसको वो ओरिजिनल भी है और वाइड है, नैरो पावर नहीं, वाइड पावर। ठीक है? दायरा उसका बड़ा है। तो ओरिजिनल का मतलब क्या हुआ? ओरिजिनल का मतलब ये हुआ कि जो पीड़ित कोई पक्ष है, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकता है। ऐसे दूसरे केस में हमें क्या होता है कि हम पहले लोअर कोर्ट में जाते हैं, फिर उस अपील करते हैं, फिर हायर कोर्ट में जाते हैं, फिर अपील करके फिर लास्ट में हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं। तो ये हुआ स्टेप बाय द वे ऑफ अपील। लेकिन इस केस में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, और उसने जो केस का जो पावर दे दिया ना, तो वो समझिए कि फाइनल हो गया, है ना? और आपके हित में वो काम करेगा और बहुत जल्दी वो ये इफेक्टिव भी हो जाएगा। तो अब दूसरा वर्ड है कि वाइड है। वाइड का मतलब क्या हुआ? वाइड का मतलब ये हुआ कि यह सिर्फ ऑर्डर्स या डायरेक्शन देने तक सीमित नहीं है ना? ये रिट्स दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी कर सकता है, और ऑल काइंड्स ऑफ रिट्स। ठीक है ना? तो रिट्स मतलब हुआ जैसे ऑर्डर्स और डायरेक्शंस दे दिया, एक दिशा निर्देश जारी कर दिया, अब उस पे जो है पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके लिए फिर से कोई केस करना पड़ेगा कि भाई देखिए पालन नहीं हो रहा है, तो फिर वो ऑर्डर्स एंड डायरेक्शन देगा। तो ये इस तरह का एक थोड़ा सा उतना इफेक्टिव सिस्टम नहीं है। लेकिन रिट्स जो होता है ना, वो फाइनल कॉल है, मतलब उसका पालन करना ही पड़ेगा। वो तरह से एक फाइनल कॉल होता है कि भाई आप ये करो, है ना? फाइनल ऑर्डर समझिए सुप्रीम कोर्ट का। और उसका पालन यदि नहीं होता है ना, तो समझिए कि उसको, जो भी पालन नहीं करेंगे उसको, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो रिट्स को आप समझिए सुप्रीम कोर्ट का ब्रह्मास्त्र, है ना? ब्रह्मास्त्र। ठीक है? या सुदर्शन चक्र समझ लीजिए इसको। तो आर्टिकल 32 का क्या पर्पस हुआ? कि यह हमें रिमेडी प्रदान करेगा। कैसा रिमेडी? गारंटेड, है ना? इफेक्टिव, प्रभावशाली, एक्सपेडियस मतलब बिना विलंब के, बहुत जल्दी, इनएक्सपेंसिव मतलब ज़्यादा महंगा नहीं, है ना, किफ़ायती, एंड समरी रेमेडी मतलब संक्षिप्त में, है ना, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं, संक्षिप्त में। तो इस तरह का रेमेडी देने का जो है पर्पस है आर्टिकल 32 का, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। और इससे ये भी जान लीजिए कि सिर्फ फंडामेंटल राइट्स ही गारंटीड हैं, है ना, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमें मिला हुआ है अंडर आर्टिकल 32। और इसके अलावा दूसरे कोई राइट्स गारंटीड नहीं है अंडर आर्टिकल 32। कोई नॉन फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कोई स्टैट्यूटरी राइट, कोई कस्टमरी राइट या सो ऑन, एनी अदर राइट इज नॉट गारंटीड अंडर आर्टिकल 32। और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि
यदि आपको आर्टिकल 32 के अंडर जो मिला हुआ है राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी वाला, इसको यदि आपको एक्सरसाइज करना है, इसको यूज़ करना है, तो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन अति अनिवार्य है। अति अनिवार्य मतलब साइन क्वा नॉन, ठीक है ना। जब वायलेशन होगा फंडामेंटल राइट्स का, तभी आप इस राइट को यूज़ में ला सकते हैं, इसका आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है, बाय द आर्टिकल 32। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 32 के अंतर्गत कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें कि फंडामेंटल राइट से उसका कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, वैसे क्वेश्चंस को जो है डिटरमिन नहीं कर सकती है सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। ये सिर्फ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चंस को ही ले सकती है। और आर्टिकल 32 सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और लेजिस्लेशन को जांचने के पर्पस से केवल जो है लागू नहीं किया जा सकता है कि हमें सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और लेजिस्लेटिव ऑर्डर इसकी जांच करनी है, तो इसके लिए हम आर्टिकल 32 का यूज़ करेंगे। आर्टिकल 32 का यूज़ तभी हो सकता है, वो लागू तभी हो सकता है जब तक कि कोई डायरेक्टली कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन या उसके साथ छेड़छाड़ ना हुआ हो। जब छेड़छाड़ हुआ होगा तभी आर्टिकल 32 को हम लागू करके और उसको चेक कर सकते हैं कि वायलेशन हुआ है कि नहीं। मतलब आर्टिकल 32 का मिसयूज नहीं किया जा सकता है। तो फंडामेंटल राइट्स को लागू करने का जो जुरिडिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन है, ओरिजिनल है, बट वो एक्सक्लूसिव नहीं है। इसका मतलब है कि हाई कोर्ट का जो जुरिडिक्शन होता है अंडर आर्टिकल 226, उसके पास भी साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ उसके ओरिजिनल जुरिडिक्शन में भी आता है टू फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। बस अंतर ये है कि हाई कोर्ट नीचे हुआ, सुप्रीम कोर्ट तो एपेक्स कोर्ट हो गया। तो जो एग्रीव्ड पर्सन है ना, उसके पास ये ऑप्शन रहता है कि या तो आप हाई कोर्ट चले जाइए, ठीक है, हाई कोर्ट से फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करवाइए, क्योंकि हाई कोर्ट के भी ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आ रहा है ना, टू इशू डायरेक्शंस ऑर्डर्स रिट्स ऑफ ऑल काइंड्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। और सुप्रीम कोर्ट के भी आ रहा है, मतलब कंकरेंट है, पैरेलली दोनों साथ साथ। हाई कोर्ट में जाइएगा तो आपके पास एक अपील करने का चांस रहेगा, आप सुप्रीम कोर्ट में फिर जा सकते हैं, और आप सीधा भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो उसके बाद आपको अपील करने का चांस नहीं रहेगा, क्योंकि वो अपेक्स कोर्ट है, उसने जो दे दिया डिसीजन वो दे दिया, और बाद में अपने पर रिव्यू करवा सकते हैं, तो सही होगा। अपील तो फिर उससे हायर कोर्ट तो है नहीं। तो ये ऑप्शन है जो पीड़ित पक्ष है उसके पास कि आप हाई कोर्ट जाना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट। समझ लीजिए कोई स्टेट है, उसमें हाई कोर्ट कैपिटल सिटी में है स्टेट के, वो हाई कोर्ट में जाना आना उसके लिए आसान होगा, बाकायदा कि सुप्रीम कोर्ट जाए, और सुप्रीम कोर्ट से जो है सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, तो सुप्रीम कोर्ट से जाना आना उसके लिए दिक्कत होगा, तो हाई कोर्ट आसान पड़ेगा, तो वो हाई कोर्ट में चले जाएंगे, ऑप्शन हाई कोर्ट वाला ऑप्शन यूज़ कर लेंगे। तो राइट जो गारंटेड है आर्टिकल 32 के द्वारा, दैट इज राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट, है ना। जब जब हमारा फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा हो तो हम सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हैं। तो ये राइट हमें, ये फंडामेंटल राइट हमें खुद एक फंडामेंटल राइट के द्वारा मिल रहा है, ठीक है, जो है आर्टिकल 32। अब है कि जहाँ हमें अल्टरनेट रेमेडी हमारे पास अवेलेबल है, तो हमें यदि उससे राहत मिल रही है तो इसके लिए कोई मनाही नहीं है। यदि अंडर आर्टिकल 32 हमें कोई अल्टरनेट रेमेडी मिल रहा है, जैसे हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो उसमें कोई मनाही नहीं कि आप नहीं जा सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि यदि हाई कोर्ट के द्वारा रिलीफ मिल सकता है अंडर आर्टिकल 226 और वो अवेलेबल है, तो नैतिकता के हिसाब से जो एग्रीव्ड पार्टी है, पीड़ित पक्ष है, उसको पहले तो कोशिश करना चाहिए कि हमें हाई कोर्ट जाएं, जैसे मैं अभी बता रहा था। और हाई कोर्ट जाना हो सकता है पर्टिकुलर स्टेट के हाई कोर्ट जाना वो आसान हो, और दिल्ली आना वो मुश्किल हो, सुप्रीम कोर्ट जाना मुश्किल हो। तो सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए, जाना चाहिए, और उसके बाद वहाँ नहीं आप सेटिस्फाइड होते हैं तो फिर आप हमारे पास आइए, ठीक है। और यदि आप डायरेक्टली हमारे पास आते हैं तो हम आपको मना नहीं कर सकते, देयर इज़ नो बार, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे रिट्स के बारे में, रिट्स के टाइप्स एंड स्कोप्स। तो सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट को अंडर आर्टिकल 226 क्या पावर्स है
टू इशू द रिट्स। रिट्स है ना, प्रादेश कौन कौन से, हैबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्ट्यूरारी एंड क्यू वारंटो। ये 5 रिट्स जारी कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। और अंडर आर्टिकल 32 पार्लियामेंट के पास भी पावर है कि वो इन 2 कोर्ट के अलावा भी किसी कोर्ट को रिट्स जारी करने के लिए पावर इशू कर सकती है। ठीक है, लेकिन अभी तक इस प्रोविज़न तो है हमारे संविधान में, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ मतलब इसका कोई कानून बना नहीं है। अभी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ही रिट्स जारी करने के लिए पावर है, और कोई अन्य कोर्ट को अभी नहीं दिया गया है, लेकिन संविधान में प्रावधान है कि पार्लियामेंट दे सकता है। तो जो है 1950 के पहले क्या होता था कि जो हाई कोर्ट्स है कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, इन्हीं के पास से पावर था कि ये इशू कर सकते हैं रिट्स। लेकिन आर्टिकल 22-26 है ना, 226 आर्टिकल अब एम्पावर करती है ऑल द हाई कोर्ट्स, है ना, इनके अलावा 3 हाई कोर्ट के अलावा भी जो और अलग अदर हाई कोर्ट्स हैं वो भी अब रिट्स इशू कर सकते हैं। तो ये जो रिट्स है ना, ये हमारा बोरो किया गया है इंग्लैंड से, यूके से। ठीक है, बोरोड फ्रॉम द इंग्लिश लॉ, वहाँ इनको प्रेरोगेटिव रिट्स कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि जो रिट जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का, वे उनमें अंतर क्या है। तो इसमें 3 रिस्पेक्ट में जो है अंतर मैं बताने वाला हूँ। पहला है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो रिट है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए वो जारी कर सकती है, लेकिन हाई कोर्ट का जो रिट है वो फंडामेंटल राइट्स के लिए तो इन्फोर्स कर ही सकती है, और इसे अदर पर्पस के लिए भी रिट्स जारी कर सकती है, जैसे कि फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डिनरी लीगल राइट्स। तो लीगल राइट्स को जो है इन्फोर्स कराने के लिए रिट जारी कर सकती है, इसलिए जो वर्ड है ना फॉर एनी अदर पर्पस, ये वही बताता है। अब है कि जो रिट जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का वो तो नैरोअर हो गया, ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स, है ना, और हाई कोर्ट का जो है फंडामेंटल राइट्स प्लस एनी अदर ऑर्डिनरी लीगल राइट्स हो गया। तो हाई कोर्ट का जो रिट जुरिडिक्शन है वो ब्रॉडर हो गया, और सुप्रीम कोर्ट का उसके रिस्पेक्ट में नैरोअर हो गया। अब है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो इशू कर सकती है रेट्स, वो अगेंस्ट ए पर्सन और गवर्नमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया वो जारी कर सकती है, लेकिन हाई कोर्ट का जो है वो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन सीमित होता है। ठीक है, तो हाई कोर्ट जो है वो रिट जारी कर सकती है अगेंस्ट ए पर्सन रिसाइडिंग और अगेंस्ट ए गवर्नमेंट और अथॉरिटी लोकेटेड विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ओनली। ठीक है, तो अब जिस स्टेट का हाई कोर्ट होगा तो वो अपने स्टेट भर ही वो जारी कर सकती है। तो अब यहाँ पे टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का जो ये है रेट जारी करने का जो पावर है वो वाइडर हो गया देन दैट ऑफ द हाई कोर्ट। अब जो आर्टिकल 32 है उसके अंदर जो रेमेडी मिला हुआ है वो तो खुद एक फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट का उपचार खुद एक फंडामेंटल राइट कर रहा है, रेमेडी की तरह काम कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो कभी भी रिफ्यूज़ नहीं कर सकती है कि हम अपने रिट जुरिडिक्शन का एक्सरसाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो उनको करना ही करना है। लेकिन आर्टिकल 226 के अंडर जो रेमेडी मिला है थ्रू हाई कोर्ट, वो डिस्क्रिशनरी है, मतलब उनके इच्छा पे है, मन पर है। इसका मतलब है कि वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं कि हम अब जो है अपने रिट जुरिडिक्शन को एक्सरसाइज नहीं करेंगे। ठीक है, अंडर आर्टिकल 226 उनके इच्छा पर है। ठीक है, तो इसी तरह से तब क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट का डिफेंडर और गारंटर बन जाता है, क्योंकि उसको करना ही करना है, मना नहीं कर सकता। अब हम आगे अंडरस्टैंड करेंगे कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिट्स क्या क्या है, उनका मीनिंग क्या है, उनका स्कोप क्या है अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखते हैं पहला रिट हैबेस कॉर्पस। एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब यह है कि कोर्ट ये ऑर्डर देता है कि जिस भी पर्सन को डिटेंड किया गया है अनदर पर्सन के द्वारा, अनदर पर्सन मतलब कोई पुलिस या फिर जो भी हो जुडिशियल अथॉरिटी, तो उस पर्सन को हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए, इसका मतलब ये होता है प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ द लेटर बिफोर इट। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ हैबस कॉर्पस। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कोर्ट जो है एग्जामिन करती है कि क्या कारण रहे हैं डिटेंशन के, लीगलिटी चेक करती है डिटेंशन का कि लीगल है कि इलीगल है। ठीक है, और यदि कोर्ट को ये लगता है कि डिटेंशन जो है वो इलीगल है तो वो उस व्यक्ति को आज़ाद कर देती है। डिटेंशन
पर्सन जो है उसको फ्री कर देती है। ठीक है, तो ये जो आर्बिट्रेटरी जो मनमाना जो डिटेंशन है और जो इंडिविजुअल लिबर्टी है, उसके बीच ये बुलवर्क है। बुलवर्क मतलब है बांध की तरह काम करता है ना? दोनों को अलग रखता है। इंडिविजुअल लिबर्टी को बचाता है आर्बिट्रेरी डिटेंशन से। तो उस केस में जो है कोर्ट हैबेस कॉर्पस रीट का इस्तेमाल करती है। अब हैबेस कॉर्पस जो है वो पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट भी इशू किया जा सकता है और उसको प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी इशू किया जा सकता है। ठीक है, अब कहाँ कहाँ इस रिट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? यदि डिटेंशन लॉफुल हुआ है तो फिर जो है ये इशू नहीं किया जा सकता है। यदि जो प्रोसीडिंग्स चल रही है वो लेगिस्लेचर या कोर्ट के कॉन्टेम्प्ट के कारण हुआ है ना, अवहेलना के कारण, अवमानना के कारण यदि कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है तो वहाँ ये हैबेस कॉर्पस रिट इशू नहीं किया जा सकता। और दूसरा है कि कॉन्टेम्प्ट, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने यदि डिटेंशन के लिए कहा है तब तो वो तो खुद ही कहे हैं, तो फिर उसको नहीं जांचा जाएगा। अब है कि यदि डिटेंशन हुआ है लेकिन वो कोर्ट के दायरे से बाहर है, उसके ज्यूरिडिक्शन से बाहर है, तो वहाँ ये हैबेस कॉर्पस काम नहीं करेगा। ठीक है, अब देखते हैं मैंडेमस। मैंडेमस का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है वी कमांड, मतलब हम आदेश देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कमांड इशूड बाय द कोर्ट। ठीक है, तो ये किसको देती है? पब्लिक ऑफिशियल को। पब्लिक ऑफिशियल को ये कहती है कि आप अपना ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म कीजिए। और कब कहती है? जब वे अपना ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करने में फेल हुए हों या रिफ्यूज़ किए हों, मना किए हों कि हम अपनी ये नहीं करेंगे, जो उनका ऑफिशियल ड्यूटी हो, तब ये मैंडेमस रिट जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये इशू किया जाता है अगेंस्ट एनी पब्लिक बॉडी और कॉरपोरेशन और इन्फीरियर कोर्ट जो उनसे नीचे आता है, या ट्रिब्यूनल या गवर्नमेंट। ठीक है, फॉर द सेम पर्पज, सबको अपने ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए बाध्य करती है कि आप करें। कहाँ कहाँ नहीं इशू होगा? यदि कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है या प्राइवेट बॉडी है तो वहाँ पर मैंडेमस इशू नहीं किया जा सकता। कोई डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस लागू करना है तो वहाँ पर मैंडेमस नहीं होगा। कोई ड्यूटी ऐसा है जो डिस्क्रेशनरी है, मतलब है कि वॉलंटरी है, मतलब इच्छा पर है, आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, मैंडेटरी नहीं, तो वहाँ पर भी इसको नहीं इशू कर सकते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कोई चीज़, उसके अंतर्गत करना है तो उसको इन्फोर्स कराने के लिए नहीं होगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नर्स के अगेंस्ट ये जारी नहीं किया जा सकता है। और एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट के अगेंस्ट ये नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब होता है, लिटरल मीनिंग होता है टू फॉरबिड, मतलब रोकना, मना करना। ठीक है, तो ये एक हायर कोर्ट इशू करता है टू ए लोअर कोर्ट या कोई ट्रिब्यूनल या कोई और जुडिशियल बॉडी। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये जो लोअर कोर्ट या जो भी है ट्रिब्यूनल है, उनको बचाता है कि वो अपने जुरिडिक्शन को पार ना करें, जुरिडिक्शन का जो दायरा है उसे पार ना करें। ठीक है, या फिर कोई ऐसे जुरिडिक्शन को ना अपने अंदर लें जो उनके अंदर आते ही नहीं है। ठीक है, तो अपने अंदर जितने जुरिडिक्शन उनके हैं उसी के अंदर काम करें और उससे बाहर ना जाए, जिस दूसरे जुरिडिक्शन में ना घुस जाए। तो इसके लिए प्रोहिबिशन जो रिट है वो जारी किया जाता है, फॉरबिड करता है। तो मैंडेमस कहता है कि आप कोई एक्टिविटी करिए, मतलब आप अपना ड्यूटी जो है वो निभाइए। और प्रोविज़न करता है कि आप जो है अपनी एक्टिविटी को कम करिए, मतलब ये कोई चीज़ घटाने के लिए इसका यूज़ होता है कि आप अपना एक्सीड कर रहे हैं, जो आपका ड्यूटी है, जो जुरिडिक्शन है उसको आप एक्सीड कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंडेमस हो गया पॉजिटिव थिंग, प्रोहिबिशन हो गया निगेटिव इन सेंस। अब रिट जो है वो, रिट ऑफ प्रोहिबिशन जो है वो सिर्फ जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट ही यूज़ किया जाता है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़, लेजिस्लेटिव बॉडीज़ या प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडीज़ के अगेंस्ट इसका यूज़ नहीं होता है। अब है सर्टियोर एराई। सर्टियोर एराई जो है उसका लिटरल मीनिंग होता है टू बी सर्टिफाइड और या टू बी इन्फॉर्म। ये सर्टिफाई करती है, इन्फॉर्म करती है। किसको? ये एक हायर कोर्ट, लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को सर्टिफाई करता है या इन्फॉर्म करता है कि आपके अंडर जो एक कोई केस है उसको, जो पेंडिंग इन नेचर है, उसे आप हमारे पास ट्रांसफ़र कर दीजिए। या फिर यह जो है लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल के केस को, है ना, जो उसमें उन्होंने ऑर्डर जो दिया है उसको स्क्वैश कर देती है, ख़त्म कर देती है। ठीक है, तो ये किस किस ग्राउंड पे किया जाता है? जैसे यदि किसी लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने अपने जुरिडिक्शन से बाहर जाके काम किया हो, तब ये रिट इशू होगा। या जुरिडिक्शन
का लैकिंग्स हो, है ना, अपने जुडिक्शन में उन्होंने काम नहीं किया, तब बोलें कि भाई आप मेरे पास भेज दो, हम देखते हैं इसको, ठीक है। या फिर कोई कानून का जो है एरर हो गया है, मतलब कानून के रेस्पेक्ट में कोई गलती हो गई है, तो भी ये सेट्यूरेरी इशू होता है। तो प्रोविशन में क्या होता है कि वो प्रिवेंटिव नेचर होता है, भैया ऐसा मत करना, पहले से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। तो वो काम है प्रोविशन का, थ्रू दैट। बट सर्ट्यूरारी होते हैं कि भैया ऐसा हो गया, गलती हो गई, अब क्या कर सकते हैं, तो उसका जो इलाज होता है वो सर्ट्यूरारी के द्वारा ही किया जाता है। तो सर्ट्यूरारी के थ्रू प्रिवेंटिव भी आप स्टेप्स ले सकते हैं और क्यूरेटिव भी ले सकते हैं, ठीक है, बचा भी सकते हैं कोई गलती होने से और गलती का इलाज भी कर सकते हैं। लेकिन प्रोहिबिशन के द्वारा आप सिर्फ बचा सकते हैं, पहले बोल सकते हैं, होने के बाद तो आपको सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा, ठीक है। अब है कि जो ये रिट है सर्टिफिकेट, ये सिर्फ जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के लिए इशू किया जाता है और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट इसका इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्टिफिकेट का इस्तेमाल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट किया जा सकता है इफ़ इफ़ यदि जो इंडिविजुअल्स का जो राइट्स है वो अफेक्ट हो रहा होगा, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट भी जारी कर सकती है कि भैया ऐसा मत करो या हमारे पास भेज दो, या आपने ये गलती की इसमें, ठीक है। तो जिस तरह प्रोविशन जो है उसी के प्रोविशन के तरह ही सर्टियरी भी लेजिस्लेटिव बॉडीज़, प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बॉडीज़ के खिलाफ अवेलेबल नहीं है। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के खिलाफ भी ये ऐसे नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई तब होगा जब ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ इंडिविजुअल के राइट्स को अफेक्ट कर रहे होंगे, तो ये रिट उनके खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। अब है लास्ट है क्यो वारंटो। इसका लिटरल मीनिंग होता है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, आप किस अधिकार से या वारंट से, ठीक है। तो ये इशू किया जाता है बाय द कोर्ट टू ए पर्सन जो ये क्लेम करते हैं कि हमारा इस फलाना पब्लिक ऑफिस में जो है आई एम वेरी लीगल, ठीक है, मतलब और उनके लीगलिटी जो है इन दैट ऑफिस, उसको वो क्लेम करते हैं कि हम इस ऑफिस में हम हमारा जो पद है वो सही है और हम इसके लायक हैं, ठीक है। तो ये जो क्यू वारंटो है ना, इसके थ्रू इंक्वायरी किया जाता है कि जो व्यक्ति क्लेम कर रहा है एनी पब्लिक ऑफिस वो लीगल है कि इलीगल है, ऐसे समझिए। अब है कि ये इससे क्या होता है, इससे जो है ये प्रिवेंट करता है कि कोई गलत आदमी, है ना, के द्वारा, इलीगल पर्सन के द्वारा कोई पब्लिक ऑफिस का असरपेशन ना हो जाए, अनाधिकारिक तौर पर कोई गलत आदमी जो है वहाँ कोई स्थापित ना हो। तो ये रिट जो है ये इशू किया जाता है इन केस ऑफ सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस, जिसका मतलब जो परमानेंट इन करेक्टर है ना, परमानेंट है, और जिसका क्रिएशन हुआ है या तो कोई लॉ के द्वारा या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, वैसे ऑफिस के प्रति ये क्यू वारंटो दिया जाता है। तो लेकिन ये इशू नहीं किया जा सकता है मिनिस्ट्रियल ऑफिस या प्राइवेट ऑफिस के केस में। तो चार जो रेट्स हैं उससे थोड़ा सा अलग है ये रेट, और ये रेट जो है ये किसी के द्वारा भी मतलब ये साउट मांगा जा सकता है, कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन ये कोर्ट कह सकती है कि आप क्यों वारंट जारी करिए, है ना। और ज़रूरी नहीं है कि जो एग्रीव्ड पर्सन है, जो पीड़ित व्यक्ति है, वही इसके द्वारा ही फाइल होगा तभी क्यों वारंटो पे विचार किया जाएगा। तो अब देखते हैं आर्म फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 33 जो है वो पार्लियामेंट को पावर देता है कि पार्लियामेंट जो है वो मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज और उसी तरह के कुछ एनालॉगस फोर्सेस, उनके फंडामेंटल राइट्स को या तो रेस्ट्रिक्ट कर सकती है या एब्रोगेट कर सकती है। और ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर कि वे अपने ड्यूटीज़ को प्रॉपरली डिस्चार्ज कर सकें और उनके बीच में डिसिप्लिन को मेंटेन किया जा सके। और ये जो पावर है टू मेक लॉज अंडर आर्टिकल 33, ये सिर्फ पार्लियामेंट को मिला हुआ है, ये स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास नहीं है, ठीक है। ओनली पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन दिस फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंड एब्रोगेशन। एंड
द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट। ठीक है, किसी भी कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकेगा उस कानून को, यदि मतलब जो ग्राउंड्स है कि मिलिट्री फोर्सेस और इस तरह के एनालॉगस फोर्सेस का फंडामेंटल राइट्स का जो है वायलेशन हो रहा है, इस ग्राउंड पर आप इसको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो पार्लियामेंट में इसके लिए बहुत सारे कानून बनाए हैं। पार्लियामेंट ने जैसे कि आर्मी एक्ट 1950, नेवी एक्ट 1950, एयरफोर्स एक्ट 1950, पुलिस फोर्सेस रेस्ट्रिक्शंस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 1966 और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट एंड सो, इस तरह के बहुत सारे कानून बनाए हुए हैं। ये कानून क्या करते हैं, ये रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करते हैं उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, वो एसोसिएशन नहीं बना सकते हैं, वो किसी ट्रेड यूनियन या पॉलिटिकल एसोसिएशन का मेंबर नहीं हो सकते हैं, और वे प्रेस के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकेंगे लेकिन वो किसी प्रेस रिलेटेड कोई डिस्कशन हो रहा हो तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। और उनको जो है कोई पब्लिक मीटिंग या डेमोन्स्ट्रेशंस वो अटेंड नहीं कर सकते हैं। तो ये सब उनके राइट में नहीं आता है, जो कॉमन सिटीजन के राइट में आता है। और जो एक्सप्रेशन है मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस, ये कवर करते हैं जो नॉन कॉम्बैटेंट्स मेंबर्स होते हैं, जो लड़ाई में युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं लेकिन फिर भी आर्म फोर्सेस के एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे कि बार्बर्स, कारपेंटर्स, मैकेनिक्स, कुक्स, चौकीदार्स, बूट मेकर्स, टेलर्स, ये सब हो गए। ठीक है, इन सबको कवर करते हैं। तो जो पार्लियामेंट्री लॉ इनेक्ट किया गया अंडर आर्टिकल 33, वो कोर्ट मार्शल्स जो हैं, जो कि एक समझिए कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं जो मिलिट्री लॉ के अंडर इस्टेब्लिश किया गया है, कोर्ट मार्शल्स, उनको जो रिट जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, उससे एक्सक्लूड किया हुआ है। मतलब रिट जुरिडिक्शन के अंडर में नहीं आते हैं जहाँ तक हमारा जो फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट का सवाल है। तो चलिए अब देखते हैं मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी में क्या अंतर है। तो मार्शल लॉ का देखते हैं, इट अफेक्ट्स ओनली फंडामेंटल राइट्स, सिर्फ फंडामेंटल राइट को अफेक्ट करता है जब ये लागू होता है। तो नेशनल इमरजेंसी जो लागू होता है तो ये फंडामेंटल राइट को भी अफेक्ट करता है, और साथ साथ सेंट्रल स्टेट रिलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, लेजिस्लेटिव पावर्स जो है सेंट्रल और स्टेट के बीच में, प्लस जो टेन्योर होता है पार्लियामेंट का वो भी एक्सटेंड कर सकता है नेशनल इमरजेंसी के दौरान। ठीक है, तो आपने देख लिया। सेकेंड पॉइंट पे देखते हैं कि मार्शल लॉ के अंडर क्या होता है कि ये मार्शल लॉ लागू होने पे गवर्नमेंट एंड ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स जो है वो सस्पेंड हो जाते हैं, और नेशनल इमरजेंसी जब लागू होता है तो ये दोनों चीज़ सस्पेंड नहीं होता है, इट कंटिन्यूस गवर्नमेंट एंड ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स। ठीक है। अच्छा, मार्शल लॉ जब इम्पोज होता है तो उसके कारण क्या होते हैं। तो मार्शल लॉ लगाने के कारण होता है कि जो लॉ का जब ब्रेकडाउन हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर का जब ब्रेकडाउन हो जाता है तो उसको रिस्टोर किया जाता है मार्शल लॉ को इम्पोज करके। ठीक है, कोई भी कारण से यदि लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन हो जाए तो इसको रिस्टोर करने के लिए मार्शल लॉ लगाया जाता है। लेकिन नेशनल इमरजेंसी कब लगाया जाता है, नेशनल इमरजेंसी लगाने के तीन ग्राउंड्स होते हैं। या तो आप देश का युद्ध छिड़ गया हो, वॉर, या कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो, है ना, या फिर कोई हथियारबंद कोई रिबेलियन जो है हो गया हो देश के अंदर बाहर। तो वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, मतलब वो एक्सटर्नल एग्रेशन का मतलब हुआ कि बाहर से कोई आक्रमण हो गया हो, अतिक्रमण जिसको कहते हैं, और आर्म्ड रिबेलियन, है ना, विद्रोह हो गया हो जिसमें हथियार का यूज़ हो रहा हो मेनली। तो इन तीन कंडीशन में जो है नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। अब मार्शल लॉ जो है ना वो कुछ स्पेसिफिक एरिया ऑफ द कंट्री वहाँ पर लगाया जाता है, इट इज इम्पोज्ड इन सम स्पेसिफिक एरिया ऑफ द कंट्री। लेकिन जो नेशनल इमरजेंसी है वो या तो पूरे कंट्री में लगाया जा सकता है, या किसी यानी कोई पार्ट में भी लगाया जा सकता है, कंट्री का कोई पार्ट, एनी पार्ट। ठीक है ना। अब मार्शल लॉ का जो है उसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जिक्र नहीं है, हैज़ नो स्पेसिफिक प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इट इज़ इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट मतलब ये अस्पष्ट है, ड्यू टू हैविंग नो स्पेसिफिक प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन नेशनल इमरजेंसी जो है उसका स्पेसिफिक और डिटेल प्रोविजन है इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सो इट इज़ एक्सप्लिसिट, मतलब ये बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट है। तो ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है या कोई अदर पर्सन है तो उनके द्वारा किए गए काम कहाँ पर, जहाँ पे जहाँ से मार्शल लॉ इन्फोर्स है, और उनके द्वारा किए गए काम जो है वो वहाँ जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और रिस्टोर करने के लिए जो है किया गया हो, तो
उससे जो क्षतिपूर्ति हुई हो तो उससे बचाने का काम करता है। तो पार्लियामेंट को ये पावर दिया हुआ है कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट और किसी अदर पर्सन को जो है सिक्योर कर सकती है, ठीक है, फ्रॉम द लीगल लाइबिलिटीज ऑफ इट्स एक्शंस। और पार्लियामेंट वैलिडेट भी कर सकता है ना, कोई भी सेंटेंस पास किया गया हो, पनिशमेंट किया गया हो, फॉरफीचर ऑर्डर किया गया हो, या कोई और काम किया गया हो अंडर मार्शियल लॉ इन सच एरिया, ठीक है। तो एक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है, जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है, इसको चैलेंज नहीं किया सकता है, कैन नॉट बी चैलेंज, ठीक है, ऑन इन एनी कोर्ट, किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया सकता है, किस ग्राउंड पे, कि भाई फंडामेंटल राइट्स का कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, वायलेशन हुआ है, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट है मार्शल लॉ का, वो कहाँ से लिया गया हमारे भारत में, कहाँ से लिया गया है, वो इंग्लिश कॉमन लॉ से लिया गया है ना। जबकि जो एक्सप्रेशन है मार्शल लॉ, है ना, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है कहीं भी। तो लिटरली इसका मतलब होता है मिलिट्री रूल। ये एक ऐसे सिचुएशन को रेफर करता है जहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चलाई जाती है मिलिट्री अथॉरिटीज़ के द्वारा, और उनके अपने कानून और रेगुलेशंस के द्वारा, रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो कि हमारे ऑर्डिनरी लॉ से बाहर है, उन कानून के द्वारा चलाया जाता है ताकि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन रिस्टोर किया जा सके उस पार्ट में। तो इससे होता क्या है कि सस्पेंशन हो जाता है ऑर्डिनरी लॉ और गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ का बाय द मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। और ये जो होता है, ये डिफरेंट होता है जो मिलिट्री लॉ जो आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर लागू होता है ना, एप्लीकेबल टू आर्म्ड फोर्सेस, ये उससे डिफरेंट होता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना कोई स्पेसिफिक एक्सप्रेशन या प्रोविज़न नहीं है कि जो है, जो ऑथराइज़ करता है एग्जीक्यूटिव को कि मार्शल लॉ लागू किया जाए, मतलब डिक्लेयर करने के लिए वो क्लियर नहीं है, ठीक है। तो इट इज़ इम्प्लिसिट, ये अस्पष्ट है अंडर आर्टिकल 34 कि किस सिचुएशन के अंडर जो है मार्शल लॉ डिक्लेयर किया जा सकता है किसी एरिया में विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो मार्शल लॉ जो होता है ना, वो इम्पोज किया जाता है बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस, जैसे कि वॉर हो गया, है ना, कोई हमला किसी ने कर दिया हो, बाहर से कोई मतलब आक्रमण कर दिया हो, इन्वेशन, इंसर्शन, विद्रोह पैदा हो गया हो, या फिर दंगे फसाद हो गए हो, या कोई भी हिंसा, मतलब अहिंसा नहीं, हिंसा वाले कोई कानून को रेसिस्ट करने के लिए हिंसात्मक कोई गतिविधि हो, तो इन सब सर्कमस्टेंसेस में जो है मार्शल लॉ लगाया जाता है। तो फोर्स के मदद से, जो फोर्स होता है ना, रिपील फोर्स बाय फोर्स, मतलब फोर्स के द्वारा फोर्स को रिपील करना, क्यों, फॉर मेंटेनिंग रिस्टोरिंग ऑर्डर इन द सोसाइटी, ठीक है, फोर्सफुल्ली आपको फिर से मेंटेन करना है और रिस्टोर करना है ऑर्डर, तब मार्शल लॉ की जरूरत महसूस होती है। अब है कि जब मार्शल लॉ चल रहा हो, ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ मार्शल लॉ, जो मिलिट्री अथॉरिटीज़ होता है उसके पास ना वो एबनॉर्मल पावर्स आ जाते हैं टू टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स। कोई भी ज़रूरत का स्टेप्स उनको लेना होता है तो उनके अंदर जो है वो एबनॉर्मल पावर्स उनको दे दिए जाते हैं। दे आर वेस्टेड विद एबनॉर्मल पावर्स, इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस एंड रेगुलेशंस, राइट्स ऑफ द सिविलियंस, है ना, जो जनता का अधिकार है उस पर रेस्ट्रिक्शंस और रेगुलेशंस इम्पोज कर दिए जाते हैं। सिविलियंस को पनिश कर सकते हैं और उनको जो है उनकी जान भी ले सकते हैं, इवन कंडेम देम टू डेथ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिक्लेरेशन ऑफ मार्शल लॉ जो है मार्शल लॉ डिक्लेयर होने से वास्तव में इप्सो फैक्टो जो है ये जो है, जो रिट है हमारा हेबस कॉर्पस, इसके सस्पेंशन का कारण नहीं बनता है, डज नॉट रिजल्ट इन द सस्पेंशन ऑफ रिट ऑफ हेबस कॉर्पस, ठीक है। तो डिक्लेरेशन ऑफ मार्शल लॉ आर्टिकल 34, है ना, वो डिफरेंट है डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, और जिसको समराइज किया जा चुका है इन आर्टिकल 7.3 में।